नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। फरवरी में हरियाणवियों के छूटे पसीने। महेंद्रगढ़ का नारनौल सबसे गर्म 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 5 दिन बारिश के आसार नहीं। भिवानी कोर्ट जॉब्स अपडेट। भिवानी कोर्ट में आई 8वीं पास के लिए नौकरी। हरियाणा के स्कूलों को सरकार का अल्टीमेटम, जानिए पूरी खबर। पीएम मोदी ने किया देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन। बोले ये विकसित भारत की तस्वीर। भव्य बिश्नोई ने सरकार के पास भेजे सुझाव। बजट सत्र में आदमपुर के लिए मांगा विशेष पैकेज। दादा रह चुके हैं 3 बार सीएम। रोहतक एमडीओ आएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। 15 फरवरी को महर्षि दयानंद जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे अध्यक्षता। सिरसा से दिल्ली का किराया 5 रुपए बढ़ा। फतेहाबाद शहरों में बसों के एंट्री पर पाबंदी। बाईपास से जाने के आदेश हुए जारी। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर 5वीं जीत। 7 विकेट से जीता पहला मुकाबला। उधर दूसरी तरफ धर्मशाला से बेंगलुरु शिफ्ट हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट। 7 विभागों में 54,000 पदों पर निकले वैकेंसी। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। 1,40,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। और अब खबर विस्तार से। भिवानी कोर्ट जॉब्स अपडेट। भिवानी कोर्ट में आई 8वीं पास के लिए नौकरी। अभी भेजे आवेदन। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी में चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 20 फरवरी 2023 तय की गई है। वहीं इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो चपरासी पदों के लिए 27 फरवरी से 3 मार्च। वहीं प्रोसेस सर्वर के लिए 9 मार्च से लेकर 15 मार्च 2023 तय की गई है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है, जबकि प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन यानी भारतीय डाक के माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। सूरजकुंड मेला पर्यटकों को लुभा रही है। देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना स्टॉल। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना की स्टॉल पर्यटकों को खूब लुभा रही है। वहीं शुगर फ्री मोटा अनाज से तैयार हुए बिस्कुट। मेले में मोटे अनाज के व्यंजनों की धूम मची हुई है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्पी मेले में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा अनुरूप सरकार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की पहल का असर पर्यटकों में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। मेला परिसर में हरियाणा के खाने पीने की शान और शौकत बिलौनी की दही लस्सी और बाजरे की रोटी खिचड़ी पर्यटकों को खाने और पीने के लिए मिल रही है। भारी संख्या में लोगों की खासी उत्सुकता इस मेले में देखने को मिल रही है। अग्निवीर भर्ती अपडेट। अग्निपथ योजना की पहली ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल से लेकर 4 मई 2023 तक तय की गई है। अग्निपथ योजना 2023-24 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के भर्ती निदेशक कर्नल आनंद सांकले ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रति आवेदक परीक्षा शुल्क 250 रुपए का भुगतान किया जाना है। अग्निवीरों की भर्ती 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। पहली ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल से लेकर 4 मई 2023 तक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले के जिन युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच हुआ है और जिन्होंने 10वीं या 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है और जो कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं तथा परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भी भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार के लिए अपना नाम वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। बजट 2023-24 अपडेट। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र को लेकर तैयारियों में जुटा विभाग। 2 चरणों में चलने वाले हरियाणा विधानसभा बजट सत्र को लेकर तैयारी तेज हो गई है। एक तरफ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सत्र को लेकर तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल भी अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। विपक्ष की ओर से नेताओं ने सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार की घेराबंदी करने को लेकर अभी से होमवर्क करना शुरू कर दिया है। इन नेताओं का दावा है कि सभी कर्मचारी संगठन जहां इन दिनों ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को लेकर आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बेरोजगारी, विभागों में रैशनलाइजेशन के नाम पर स्वीकृत पदों को समाप्त कर दिए जाने जैसे कदमों का भी विपक्ष जोरदार तरीके से विरोध करेगा। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के विधायक व वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, वरुण मुलाना, नीरज शर्मा का कहना है उनके पास में सरकार की घेराबंदी करने के लिए तमाम मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था से लेकर सड़कों की खस्ता हालत, पीने के पानी की समस्या, बेरोजगारी जैसे विषय हैं। भ्रष्टाचार रोकने के दावों को लेकर भी सदन में कई मामले उठाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री 23 तारीख को हरियाणा प्रदेश का बजट पेश करेंगे।
पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मिले पिता पुत्र। अगले महीने दिग्विजय की शादी अजय के साथ दादा से आशीर्वाद लेने पहुंचे। हरियाणा में इन दिनों चौटाला परिवार को लेकर प्रदेश के राजनीति में विभिन्न तरह की चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से पोते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की थी। अब जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटे अजय चौटाला और पोते दिग्विजय उनसे मिलने गुरुग्राम पहुंचे। दिग्विजय चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दादा ओम प्रकाश चौटाला के साथ फोटो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं और वही हमें उसमें उत्तीर्ण होने की सामर्थ्य भी देते हैं। बता दें कि दिग्विजय चौटाला मार्च में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए दोनों नेताओं ने अपने पिता और दादा से आशीर्वाद लिया। इससे पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला से पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। हरियाणा के स्कूलों को सरकार का अल्टीमेटम, 14 फरवरी तक भरे ऑनलाइन ग्रेडिंग, ऑर्डर न मानने वालों पर 5000 पेनल्टी। हरियाणा सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को अल्टीमेटम दिया है। स्कूलों को कहा गया है कि वह 14 फरवरी तक स्कूलों की ऑनलाइन ग्रेडिंग भर दें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा फिक्स डेट पर ग्रेडिंग नहीं भरने वाले स्कूलों के खिलाफ विभाग ने 5000 रुपए पेनल्टी का प्रावधान किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित की जाने वाली सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक वार्षिक परीक्षा फरवरी मार्च 2023 के लिए आदेश जारी हुए हैं। करिकुलर एक्टिविटीज ग्रेडिंग ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 14 फरवरी कर दी गई है। विभाग के आदेश के अनुसार जो विद्यालय निर्धारित तिथि तक करिकुलर एक्टिविटी ग्रेडिंग ऑनलाइन नहीं भरते हैं, तो ऐसे विद्यालयों को 500 रुपए प्रति परीक्षार्थी व अधिकतम 5000 रुपए जुर्माने के साथ 15 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन अंक अपलोड करने होंगे। इसलिए स्कूलों को कहा गया है कि वह 14 फरवरी तक समय रहते अंक अपलोड करना सुनिश्चित करें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले अब बंदरगाह तक पहुंचेंगे हरियाणा के उत्पाद, थैंक यू मोदी जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से मुंबई का ये एक्सप्रेसवे केवल राज्य को ही नहीं बल्कि हरियाणा की संस्कृति को मुंबई के आधुनिकीकरण से जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में जितने प्रोजेक्ट मिले उनसे मिलकर विकास के और भी दरवाजे हरियाणा के लिए खुलेंगे। सरकार हरियाणा का एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम करेगी। हरियाणा में बनने वाले उत्पादों को देश के बंदरगाहों तक लेकर जाना अब सुगम हो गया है। साथ ही 9 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि एक्सप्रेसवे से नूह के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। सरकार सोहना नूह अलवर की कनेक्टिविटी के लिए भी काम कर रही है। आपको यहाँ पर बता दें कि दिल्ली से मुंबई तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 1385 किलोमीटर होगी। यह 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। फिलहाल यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का है। आने वाले दिनों में इसे 12 लेन का किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे सही मायनों में देश की प्रगति का एक्सप्रेसवे साबित होगा। यह दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश करेगा। इसके बाद गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के अलवर, दौसा, कोटा, रतलाम, वडोदरा और मुंबई से पहुंचेगा। वादे तोड़ने के लिए जानी जाती है बीजेपी जेजेपी सरकार। पूर्व सीएम हुड्डा बोले हरियाणा को कांग्रेस ने अव्वल तो भाजपा ने कर्जदार बनाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम वादे निभाने के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी जेजेपी वादे तोड़ने के लिए। चौधरी उदयभान के अध्यक्ष बनते ही हरियाणा कांग्रेस ने सरकार बनने पर कर्मचारियों को ओपीएस देने का ऐलान किया था। इसी तरह प्रदेश के सभी बुजुर्गों को 6000 रुपए प्रति माह बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया है। कांग्रेस अपने एक एक वादे को निभाएगी। जम्मू कश्मीर सहित दूसरे राज्यों में बढ़ते टारगेट किलिंग की वारदातों को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने हरियाणा पुलिस को बड़ा इनपुट दिया है। दूसरे देशों में बैठकर कई खालिस्तानी आतंकी संगठन हरियाणा के गांव में टारगेट किलर तैयार कर रहे हैं। एनआईए को कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिनके आधार पर राज्य के कई युवा इन आतंकी संगठनों के संपर्क में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इस खुफिया इनपुट के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ऐसे युवाओं की पहचान करने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जाँच में अब तक खुलासा हुआ है कि हरियाणा के युवाओं को टारगेट किलिंग के लिए आतंकी संगठन मोटी रकम का लालच दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें फॉरेन यानी विदेशी टूर के दौरान लग्जरी लाइफ जीने का लालच भी दिया जा रहा है। विदेशों में बैठे आतंकी संगठन उन युवाओं से संपर्क कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रभावित दिखते हैं। उनकी पोस्टों के जरिए वह तय करते हैं कि उनसे संपर्क करना है या नहीं। इसके बाद गांव में बैठे अपने गुर्गों के जरिए उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का पता करवाते हैं। इसके बाद उन्हीं के जरिए पैसों का लालच देकर उन्हें टारगेट किलिंग जैसे अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। एनआईए के इनपुट के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। भिवानी से मेरठ के लिए शुरू होगी सीधी बस सेवा, ये रहेगा टाइम टेबल। हरियाणा के भिवानी डिपो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रोडवेज विभाग ने यहाँ से सीधा मेरठ के लिए नई बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार से मेरठ के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मेरठ के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की मांग लंबे समय से थी और अब डिपो के बेड़े में नई बसें शामिल होने पर यह सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि रोजाना सुबह 5 बजे भिवानी बस स्टैंड से मेरठ के लिए सीधी बस सेवा शुरू हो रही है। इस बस सेवा के शुरू होने से बीच सफर में पड़ने वाले अन्य बस स्टैंड पर भी अतिरिक्त बस सेवा उपलब्ध हो जाएगी। भिवानी से यह बस वाया कलानौर, रोहतक, सोनीपत, बागपत होते हुए मेरठ तक का सफर तय करेगी। इसके अलावा इस रूट पर पड़ने वाले गाँव जैसे बामला, खरक व अन्य गाँव के लोगों को भी इस बस सेवा का फायदा पहुँचेगा।
पीएम मोदी ने किया देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन, बोले ये विकसित भारत की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन किया। दौसा से एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 वर्षों से हम लोग आधारभूत संरचना पर बहुत निवेश कर रहे हैं। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। उन्होंने राजस्थान के दौसा में 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह विकसित होते भारत की भव्य तस्वीर है। जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजना को शिलान्यास किया और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो बनते हैं तो देश की प्रगति होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये परियोजनाएं आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। पीएम श्री योजना से जुड़ेंगे महेंद्रगढ़ जिला के 8 सरकारी स्कूल, रिपोर्ट तैयार कर भेजी। केंद्र सरकार देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में शामिल करेगी। इसमें हरियाणा के 735 स्कूल शामिल होंगे। इसी के तहत महेंद्रगढ़ जिला में 8 स्कूलों को चयन किया गया है। खंड के हिसाब से कनीना व नारोल खंड के 2-2 स्कूल, नांगल चौधरी, अटेली, महेंद्रगढ़ व निजामपुर खंड से 1-1 स्कूल है। प्रत्येक रेवेन्यू ब्लॉक से 1 स्कूल का चयन होना है। ये स्कूल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर व विद्यार्थियों की अच्छी संख्या के हिसाब से चुने गए हैं। जिला स्तरीय कमेटी की ओर से चयनित रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों के पास भेज दी गई है। अब वहां से ही बस मंजूरी मिलने बाकी है। मंजूरी मिलने के बाद पुराने स्कूलों के ढांचे को बेहतर मजबूत मंजूरी मिलने के बाद पुराने स्कूलों के ढांचे को सुंदर, मजबूत और आकर्षक बनाया जाएगा। साथ ही नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष जोर दिया जाएगा। पुराने स्कूलों को एक नया स्वरूप देने व बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए यह नई योजना शुरू करने की केंद्र सरकार की घोषणा की है। इसे शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस पर ट्वीट करके दी थी। योजना के मुताबिक चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी। पर्यावरण के अनुकूल का उपयोग करते हुए स्कूल हरित होंगे। आपको यहाँ पर बता दें कि इस योजना के तहत जिला के जिन 8 स्कूलों का प्रपोजल भेजा गया है वे हैं अटेली खंड से गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली अर्बन, कनीना खंड से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोजावास रूरल व गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनुंदा रूरल, महेंद्रगढ़ खंड से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ी तलवाड़ा, नांगल चौधरी खंड से गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी अर्बन, नारनूल खंड से गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनूल अर्बन व गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निवाज नगर रूरल और निजामपुर खंड से बात करें तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल दुर्गू रूरल शामिल किए गए हैं। रैपर MC स्टैन बने बिग बॉस 16 के विनर, शिव ठाकरे रहे रनर अप, सलमान के लिए असली विनर रही प्रियंका चौधरी। MTV हैसल के विनर रह चुके रैपर MC स्टैन ने बिग बॉस 16 जीत लिया है। स्टैन जहां सीजन के विनर रहे तो वहीं शिव ठाकरे रनर अप रहे। 4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार सीजन के विनर का खुलासा हुआ है। टॉप 3 फाइनलिस्ट में प्रियंका चौधरी, शिव ठाकरे, MC स्टैन ने जगह बनाई थी, लेकिन प्रियंका आखिर में एलिमिनेट हो गई। MC स्टैन सबसे ज्यादा वोटों के साथ सीजन 16 के विनर बने। शो का फिनाले करीब 5 घंटे तक चला। इस दौरान पुराने कंटेस्टेंट्स ने भी स्टेज परफॉर्मेंस दी और अपने फेवरेट फाइनलिस्ट का हौसला बढ़ाया। शो के टॉप फाइनलिस्ट में सालिन भनोट और अर्चना गौतम भी थे, लेकिन फिनाले में सालिन और अर्चना एलिमिनेट हो गए। शो के फिनाले पर सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का गाना नैयो लगता लॉन्च किया। इसी के साथ फिल्म का पहला गाना सामने आ गया है। इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में पूजा हेगड़े सल्लू के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। शो के फिनाले में कई टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी स्टार कास्ट भी पहुंची। इस दौरान एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 का प्रमोशन करने भी पहुंचे थे। 33,000 से ज्यादा मौतें, संख्या 50,000 से ऊपर जा सकती है। त्रासदी के बीच लूटपाट और अपराध बढ़े, 98 हुए गिरफ्तार। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 33,179 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या की बात करें तो 78,000 के पार पहुंच गई है। इसी बीच तुर्की के 8 प्रांत से लूटपाट के आरोप में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 42 लोग हताई प्रांत के हैं। वहीं तुर्की में 62 बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। अदाना शहर में भूकंप के चलते ढही इमारतों को देखते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दूसरी तरफ UN यानी यूनाइटेड नेशन की मदद भेजने वाले इकाई के चीफ मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा है कि भूकंप से हुई मौतों का आंकड़ा दोगुना हो सकता है। जैसे जैसे मलबा हटेगा सब बरामद होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल स्टेज में है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे कब रोका जाना चाहिए। वहीं सीरिया में समय पर मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह भूकंप के बाद सड़कों पर मलबा जमा हुआ है। भूकंप को देखते हुए जर्मनी ने तुर्की सीरिया में परिवारों के लिए 3 महीने का इमरजेंसी वीजा जारी करने की घोषणा की है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में दवाओं के 841 बॉक्स भेजे हैं। इसके साथ ही प्रोटेक्शन सेफ्टी टूल्स भी भेजे हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वीं फ्लाइट तुर्की में पहुंची है। फ्लाइट के जरिए भारत ने 35 टन राहत सामग्री लोगों के लिए भेजी है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए करीब 30 साल के बाद आर्मेनिया तुर्की बॉर्डर भी खोल दिया गया है। ये बॉर्डर 1993 में बंद कर दिया गया था।
मौसम अपडेट। हरियाणा में गुलाबी ठंड दिखा रही है रंग, जानिए कैसा रहेगा मौसम का ताजा हाल। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर दिल्ली से कड़ाके की ठंड और शीतलहर की विदाई हो चुकी है। बीच बीच में गर्मी की आहट सुनाई देने लगी है और सुबह शाम मीठी गुलाबी ठंड अपने रंग दिखा रही है और संपूर्ण इलाके में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंड का खेल बिगड़ने लगा है, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं तब हवाओं की दिशा बदल जाती है और हवाएं दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हो जाती हैं और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम प्रणाली सशक्त होती है तो उत्तर मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाता है। 14 व 15 फरवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से हवाओं की दिशा बदल जाएगी और तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। यह मौसम प्रणाली 17 फरवरी को आगे निकल जाएगी और पीछे एक नया ताजा पश्चिमी विक्षोभ 19 फरवरी को रात्रि को सक्रिय होने से संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जब कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी और बारिश और मैदानी राज्यों में हवाओं के बदलाव से आंशिक बादलवाई देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते 10 साल में ये पहला ऐसा मौका आया है जब फरवरी के शुरुआती दिनों में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली का पारा 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।